guns, Germans and steel। दक्षिण प्रशांत महासागर में बसी एक जनजाति के नेता याली का वह सवाल था जिसने जेरेड डायमंड को पूरी पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया। याली ने पूछा था, आप लोगों के पास इतना सामान क्यों है जबकि हमारे पास इतना कम? यह सवाल सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर एक बहुत गहरी ऐतिहासिक असमानता का संकेत छिपा है। क्यों यूरोप और एशिया की सभ्यताएं तकनीकी, सैन्य और राजनीतिक रूप से बाकी दुनिया से आगे निकल गई, जबकि अफ्रीका, अमेरिका और प्रशांत द्वीप समूहों की जनजातियां वैसी नहीं बन सकीं? क्या यह नस्लीय श्रेष्ठता थी? क्या यह बौद्धिक क्षमता में अंतर था? डायमंड इन आसान और भ्रामक उत्तरों को खारिज करते हुए वैज्ञानिक, भौगोलिक और पारिस्थितिक विश्लेषण के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति या पिछड़ापन उनकी बौद्धिक योग्यता पर नहीं, बल्कि उनके भौगोलिक वातावरण, संसाधनों की उपलब्धता और संक्रमणों की दिशा पर निर्भर करता है। इस विश्लेषण की शुरुआत होती है कृषि क्रांति से। मानव जाति के इतिहास में बहुत लंबा समय ऐसा था जब सभी लोग शिकारी और भोजन संग्राहक जीवन पद्धति अपनाते थे। वे जंगलों में घूमते थे, फल, जड़ें और जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन लगभग इमेरापाइन वर्ष पहले कुछ क्षेत्रों में मनुष्यों ने स्थायी कृषि करना शुरू किया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन मुख्यतः उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र में हुआ, जो आधुनिक इराक, सीरिया, तुर्की और इजराइल के कुछ हिस्सों को सम्मिलित करता है। यहाँ की जलवायु और वनस्पतियां खेती के लिए उपयुक्त थीं। गेहूं और जौ जैसे अनाज वहीं पाए जाते थे जो जल्दी पकते थे, अधिक पोषण देते थे और जिन्हें लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता था। कृषि से जीवन की दिशा ही बदल गई। जब लोगों के पास खाद्यान्न की अधिशेषता आई तो हर कोई भोजन उगाने में व्यस्त रहने की आवश्यकता नहीं रह गई। कुछ लोग अब अन्य कार्य करने लगे, जैसे बर्तन बनाना, हथियारों का निर्माण, सामाजिक नियमों को लागू करना या धर्म की व्यवस्था चलाना। इस प्रकार सामाजिक संरचनाएं विकसित होने लगीं, जिसमें एक शासक वर्ग, एक श्रमिक वर्ग और एक सैनिक वर्ग स्पष्ट हुआ। वहीं जिन क्षेत्रों में यह अनाज और उपजाऊ भूमि नहीं थी, वहां लोग अब भी शिकारी और संग्राहक ही बने रहे। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु था पशुओं का पालतूकरण। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जानवरों की घरेलूकरण की संभावना बहुत भिन्न थी। यूरोप और एशिया में गाय, भेड़, बकरियां, सुअर और घोड़े जैसे बड़े स्तनधारी थे जो खेती में मददगार सिद्ध हुए। ये जानवर न केवल भोजन और दूध के स्रोत थे, बल्कि खेत जोतने और महन में अत्यंत उपयोगी रहे। इसके विपरीत अमेरिका और अफ्रीका में ऐसे पालतू बनने लायक बड़े जानवर दुर्लभ थे। अमेरिका में लामा एकमात्र पालतू योग्य बड़ा जानवर था और अफ्रीका में कोई नहीं। इस अंतर ने कृषि उत्पादन, श्रम विभाजन और सैनिक क्षमता को भी प्रभावित किया। पशुओं का एक और बड़ा प्रभाव था बीमारियां। पालतू जानवरों से मनुष्यों में संक्रामक रोग उत्पन्न हुए, जैसे चेचक, खसरा, टीबी, प्लेग और इन्फ्लुएंजा। यूरोपीय समाज इन रोगों के संपर्क में आने से धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके थे। लेकिन जब ये यूरोपीय लोग अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में पहुंचे तो स्थानीय आबादी इन रोगों से अछूती थी और इन बीमारियों के कारण लाखों की संख्या में मारे गए। वास्तव में अमेरिका में स्पेन के विजय के समय बंदूकों और तलवारों से कम और रोगों से अधिक लोग मरे। ये जैविक हथियार के रूप में कार्य कर गया। हालांकि अनजाने में यूरोप और एशिया में कृषि, पशुधन और रोगों की प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ तकनीकी विकास भी तेजी से हुआ। जहां श्रम विभाजन था, वहां आविष्कार की संभावनाएं अधिक थीं। जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, वहां लेखन, शासन और कानून की व्यवस्था बनी। लेखन का विकास पहले तो अनाज, कर और लेन देन का हिसाब रखने के लिए हुआ, लेकिन बाद में धर्म, प्रशासन और साहित्य का माध्यम बन गया। जिन क्षेत्रों में यह सब नहीं था, वहां समाज अपेक्षाकृत सरल बने रहे। यह सब कुछ केवल संसाधनों की बात नहीं थी, बल्कि इन संसाधनों के फैलाव की दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण थी। डायमंड बताते हैं कि यूरेशिया की महाद्वीपीय दिशा पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है, जहां जलवायु, मौसम और दिन रात की लंबाई में ज्यादा अंतर नहीं था। एक क्षेत्र में पनपी कृषि या तकनीक आसानी से समान अक्षांशों में अन्य क्षेत्रों तक फैल सकती थी। इसके विपरीत अमेरिका और अफ्रीका की भौगोलिक दिशा उत्तर दक्षिण थी, जहां जलवायु में भारी अंतर था। उदाहरण के लिए, जो फसल मैक्सिको में उगाई जाती थी, वह कनाडा या अर्जेंटीना में नहीं चल पाती थी। इस कारण कृषि और तकनीक के प्रसार में बहुत अवरोध आया।
डायमंड विस्तार से ये समझाते हैं कि कैसे तकनीक, युद्धक क्षमता और शासन की व्यवस्था मुख्यतः अनाज और जानवरों की उपलब्धता, जलवायु की अनुकूलता और फैलाव की दिशा पर आधारित थी, न कि बुद्धिमत्ता या नस्ल पर। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि क्यों एक जटिल समाज का विकास स्वतः उस समाज को अन्य सरल समाजों पर सैन्य, जैविक और तकनीकी वर्चस्व प्रदान करता है। इन सभी बातों को मिलाकर जब हम याली के सवाल की ओर लौटते हैं, आपके पास इतना कार्गो क्यों है, तो डायमंड का उत्तर स्पष्ट होता है। यूरोपीय सभ्यताओं के पास कार्गो इसलिए था क्योंकि वे ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में पले बड़े जहां खेती और पालतू जानवरों का प्रचुर संसाधन था, जहां पूर्व पश्चिम दिशा में तकनीक का प्रसार सरल था और जहां रोगों के संपर्क में आने से प्रतिरोधक शक्ति भी विकसित हुई थी। ये सब मिलकर उन्हें सैन्य, तकनीकी और सामाजिक रूप से उन समाजों पर श्रेष्ठ बना गया जो इन सुविधाओं से वंचित थे। यह उत्तर नस्लीय भेदभाव या औपनिवेशिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। डायमंड ये दिखाते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी असमानताएं सही जगह पर सही समय में पैदा होना जैसी संयोगनिष्ठ परिस्थितियों पर आधारित थी, जिन्हें समझना हमें मानव समाज की गहराई को पहचानने में मदद करता है। जब हम उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं जिसने कुछ सभ्यताओं को दुनिया पर छा जाने लायक बना दिया और अन्य को पराजित, उपेक्षित और गुलाम होने को विवश किया, तब हमें यह देखना होता है कि इतिहास किस प्रकार भूगोल के साथ मिलकर समाजों का भाग्य गढ़ता है। जैरेड डायमंड इस भाग में ये विस्तार से दिखाते हैं कि कैसे मानव समाज का आकार और उसकी जटिलता, खाद्य अधिशेष और संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ जनसंख्या घनत्व, संपर्क की आवृत्ति और नवाचार की प्रक्रिया से प्रभावित होती है। किसी भी समाज में नवाचार तब संभव होता है जब वहां एक ऐसा ढांचा मौजूद होता है जो विचारों और तकनीकों के आदान प्रदान को सक्षम बनाए। इसका सबसे मूलभूत आधार होता है बड़ी आबादी और परस्पर जुड़े समूह। जब कोई समाज अधिक जनसंख्या वाला होता है तो वहां विभिन्न प्रकार के दिमाग काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ युद्ध की तैयारी करते हैं, कुछ औजार बनाते हैं, कुछ समस्याओं का हल खोजते हैं। जब इन सब का आपसी संपर्क और संवाद होता है तो नवाचार की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी ओर छोटे समाजों में, जैसे कि दूरदराज के द्वीपों पर बसे समूहों में, चाहे वहां के लोग कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो, उनके पास पर्याप्त संख्या में लोग नहीं होते जो विचारों का परीक्षण, आलोचना और पुनरावृत्ति कर सकें। वहां कोई एक व्यक्ति एक अच्छा औजार बनाता है, लेकिन उसका उपयोग करने वाला, सुधारने वाला या व्यापक स्तर पर उसे अपनाने वाला नहीं मिल पाता। इस सिद्धांत को डायमंड सबसे सुंदर ढंग से पॉलिनेशिया के उदाहरण से समझाते हैं। पॉलिनेशिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सैकड़ों द्वीप हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ उपजाऊ, कुछ बंजर, कुछ घने आबादी वाले, कुछ लगभग निर्जन। इन्हीं द्वीपों में लोग लगभग एक जैसी संस्कृति के साथ बसे थे। फिर भी कुछ समाजों ने वहां राजशाही, मंदिर निर्माण, वर्ग व्यवस्था, विशाल नावों का निर्माण जैसी जटिल संस्थाएं खड़ी की और कुछ अब भी मूल शिकारी संग्राहक जीवन शैली में ही बने रहे। कारण था प्राकृतिक संसाधनों की विविधता और उस पर आधारित सामाजिक जटिलता का विकास। पॉलिनेशिया का ही उदाहरण बताते हुए डायमंड दिखाते हैं कि कैसे एक ही मूल के लोग यदि अलग अलग प्रकार के वातावरण में विकसित होते हैं तो समय के साथ उनके समाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यह सिद्ध करता है कि संस्कृति का विकास केवल लोगों की बुद्धि या परंपरा पर आधारित नहीं होता, बल्कि उस जमीन और जलवायु पर निर्भर होता है जहां वे रहते हैं। इसी प्रकार यूरोपीय महाद्वीप की दिशा पूर्व से पश्चिम ने तकनीकी और सांस्कृतिक विकास को तीव्र किया। जब कोई नई फसल विकसित हुई या कोई औजार बना तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक समान जलवायु के कारण तेजी से फैल सकता था। मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में तकनीक और शासन के नए रूपों को विकसित किया और आपस में संपर्क के कारण एक दूसरे से प्रभावित भी हुए। चीन में बना कागज मध्य एशिया के रास्ते अरबों तक पहुंचा और फिर यूरोप गया। गाड़ियों का पहिया, धातु का औजार, सिंचाई की प्रणाली, सब धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम तक फैलते गए। यूरोप में नवजागरण का जो विस्फोट हुआ वह भी इस लंबे संपर्क, संग्रह और पुनर्विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम था। इसके विपरीत अमेरिका और अफ्रीका की दिशा उत्तर दक्षिण थी। यहाँ एक जगह उत्पन्न हुई तकनीक या फसल आसानी से दूसरे क्षेत्र में फैल नहीं सकती थी, क्योंकि जलवायु,
दिन की लंबाई, तापमान और मौसमी पैटर्न में भारी अंतर था। मक्का जो मैक्सिको में बहुत सफल था, वह कनाडा या अर्जेंटीना के लिए उपयुक्त नहीं था। इसी प्रकार आलू जो एंडीज में उगता था, वह मेजन के वर्षावनों में सफल नहीं हो पाता था। इस कारण तकनीकी और सांस्कृतिक फैलाव रुक कर हुआ और कई समाज एक ही समय में बिल्कुल अलग अलग विकास पथ पर चलते रहे। यही बात अफ्रीका पर भी लागू होती है। सहारा के उत्तर और दक्षिण में जलवायु और पारिस्थितिकी इतनी भिन्न थी। मिस्र या भूमध्य सागर के क्षेत्रों में उत्पन्न तकनीकी उपलब्धियां उप सहारा अफ्रीका में पहुंचने में सदियां लग गईं। यहां तक कि लोहे की तकनीक जो मिस्र में 500 ईसा पूर्व आ चुकी थी, वह पश्चिम अफ्रीका में 65 ईसा पूर्व में ही पहुंच सकी। संचार के इस अवरोध ने सामाजिक और तकनीकी विकास को सीमित किया। डायमंड ये भी दिखाते हैं कि जब यूरोपीय देश विदेशों में उपनिवेश स्थापित करने लगे, तो उनका सफल होना केवल सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि तकनीकी संगठन और जैविक लाभ पर भी निर्भर था। यूरोपीय लोग अपने साथ रोगों का ऐसा जखीरा लेकर आए थे, जिनका स्थानीय लोगों के पास कोई उपचार नहीं था। विशेष रूप से अमेरिका में जब स्पेनिश विजेता पहुंचे, तो उन्होंने बंदूकें और तलवारों से कम और चेचक जैसी बीमारियों से अधिक मौतें की। ये जैविक विजय थी। यूरोप में लोग हजारों सालों से पालतू जानवरों के साथ रहते हुए इन रोगों से जूझ चुके थे। परिणाम स्वरूप उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो चुकी थी। लेकिन अमेरिका में कभी भी गाय, घोड़े, सुअर या भेड़ जैसे जानवर नहीं रहे थे, इसलिए वहां के लोग इन रोगों के प्रति पूरी तरह असहाय थे। इन सभी कारणों से यूरोप और एशिया की सभ्यताएं अधिक मजबूत, जटिल और विजयी हुई। ये केवल तलवारों और तोपों की बात नहीं थी, बल्कि भोजन, पशु, रोग, लिखाई, शासन और नवाचार, इन सब का सम्मिलित परिणाम था। डायमंड बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि यह सब कुछ मानव समाज की आंतरिक योग्यता या किसी खास नस्ल की बौद्धिक श्रेष्ठता से नहीं हुआ। इसके पीछे भौगोलिक परिस्थितियां, संसाधनों की उपलब्धता और पारिस्थितिक बाधाओं का सीधा हाथ था। उदाहरण के लिए, यदि न्यू गिनी के लोग यूरोपीय लोगों के संसाधनों वाली भूमि में होते, तो संभव है कि वे दुनिया पर राज कर रहे होते। इतिहास को इस दृष्टिकोण से देखने पर यह समझ आता है कि दुनिया में शक्ति और गरीबी की रेखाएं कैसे खींची गई और क्यों कुछ समाज गुलाम बने जबकि कुछ शासक। ये इतिहास का वह चेहरा है जो न तो स्कूलों में पढ़ाया गया, न ही राष्ट्रीय गौरव में झांकने वाली कथाओं में समाया गया। यह उस जड़ को छूता है जो ये तय करती है कि किसी मानव समूह की सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक संरचना कितनी मजबूत होगी। जब मनुष्य ने स्थायी कृषि और पशुपालन की दिशा में कदम बढ़ाया, तो यह परिवर्तन केवल भोजन उत्पादन तक सीमित नहीं रहा। इसके प्रभाव धीरे धीरे सामाजिक संगठन, सत्ता के केंद्रीकरण और तकनीकी नवाचारों तक फैले। जैसे जैसे कुछ समाजों के पास अधिशेष भोजन आया, वे बड़ी जनसंख्या को सहारा देने में सक्षम हो गए। इससे नए सामाजिक वर्ग उभरे: प्रशासक, सैनिक, कारीगर, पुरोहित और व्यापारी। इस विभाजन ने उन समाजों को अधिक संगठित, अनुशासित और शक्तिशाली बना दिया, विशेष रूप से जब ये समाज उन समुदायों के संपर्क में आए जो अब भी शिकारी संग्राहक जीवन जी रहे थे। इस अधिशेष और संगठन की शक्ति ने समाज को युद्ध की जटिलताओं को समझने और उसमें महारत हासिल करने की दिशा में बढ़ाया। जिन समाजों के पास बड़ी जनसंख्या, खाद्य भंडारण और धातु के उपकरण थे, वे सैन्य दृष्टि से अधिक उन्नत हो गए। अब वे न केवल अपने पड़ोसियों को परास्त कर सकते थे, बल्कि अपने संसाधनों को अधिक दूर तक फैला सकते थे। इसने धीरे धीरे साम्राज्य के बीज बोए। सैनिक क्षमता में सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन धातु विज्ञान के क्षेत्र में हुआ। जिन समाजों के पास धातु को गलाने, डालने और उससे औजार या हथियार बनाने की तकनीक थी, उन्होंने शीघ्र ही उन समाजों पर विजय प्राप्त की जो अब भी पत्थर, लकड़ी या हड्डी के उपकरणों पर निर्भर थे। लोहे की तलवारें, कांस्य की भालें और इस्पात के कवच युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुए। ये तकनीकी लाभ केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, ये जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर भी बन गया। जब यूरोपीय लोगों ने अन्य महाद्वीपों की ओर अपने जहाज बढ़ाए, तो उनके पास बंदूकें, इस्पात और जैविक रोगों का त्रिशूल था। इसने उन्हें लगभग हर स्थान पर अजेय बना दिया। जेरेड डायमंड ये स्पष्ट करते हैं कि गन्स, जर्म्स एंड स्टील पुस्तक का यही शीर्षक क्यों है, क्योंकि ये तीन कारक ही वे निर्णायक हथियार थे जिन्होंने आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी असमानताओं को जन्म दिया। बंदूकें तकनीकी श्रेष्ठता का सबसे स्पष्ट उदाहरण थीं। बारूद का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन यूरोप में
इसकी सैनिक उपयोगिता सबसे पहले पूरी तरह विकसित हुई। यूरोपीय राज्यों के आपसी युद्धों, प्रतिस्पर्धा और सैन्य तैयारियों ने उन्हें बंदूकों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ये बंदूकें केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उपनिवेशवाद के दौरान वे पूरे विश्व में शक्ति के प्रतीक बन गई। अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों में जब स्थानीय लोग तीर कमान और भाले लेकर लड़ रहे थे, तब यूरोपीय सेनाएं संगठित कतारों में बंदूकें लिए खड़ी थीं। यह शक्ति संतुलन पूरी तरह एक तरफा था। फिर आता है जैविक युद्ध, जो कि अनजाने में हुआ लेकिन विनाशकारी सिद्ध हुआ। यूरोप में हजारों वर्षों तक लोग पशुओं के घुल मिल कर रहते रहे। गायों, भेड़ों, सुअरों, घोड़ों और मुर्गियों ने उन्हें न केवल भोजन दिया, बल्कि बीमारियां भी दी। चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा। समय के साथ यूरोपीय आबादी में इन रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई। लेकिन जब ये बीमारियां उन क्षेत्रों में पहुंची जहां लोगों का पहले कभी उनसे संपर्क नहीं हुआ था, जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, तो वहां के लोग बड़ी संख्या में मरने लगे। ये मृत्यु केवल सैनिक टकराव से नहीं हुई थी, बल्कि रोगों के कारण हुई थी, जो बहुत ही घातक और अदृश्य हथियार थे। वन शोर डाइंग डुआ के बाद जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे, उसके कुछ ही दशकों में वहां की 90% से अधिक मूल आबादी महामारी से नष्ट हो गई। यूरोपीय सैनिकों ने जितने लोगों को मार डाला, उससे कई गुना अधिक लोगों को चेचक और अन्य रोगों ने मार डाला। इन रोगों ने यूरोपीय विजय को लगभग सुनिश्चित कर दिया था, बिना किसी युद्ध के भी। इस जैविक विजय ने यूरोपीय उपनिवेशवाद को उस नैतिक और धार्मिक बहानेबाजी से भी मुक्त कर दिया, जो अक्सर यह दर्शाना चाहती थी कि विजेताओं की सफलता उनकी श्रेष्ठता या ईश्वर की इच्छा थी। लेकिन डायमंड दिखाते हैं कि यह केवल एक जैविक दुर्घटना थी, एक भयानक और निर्णायक दुर्घटना। फिर आता है इस्पात, वह धातु जिसने औद्योगिक और सैन्य क्रांति दोनों को संभव बनाया। इस्पात से न केवल हथियार बने, बल्कि औजार, मशीनें, कृषि उपकरण, रेल की पटरियां, जहाजों के ढांचे और यहां तक कि कारखानों की मशीनरी भी। जिन समाजों ने इस्पात को जल्दी अपनाया और उसे विकसित किया, वे औद्योगिक युग की अगुवाई में आगे निकल गए, और जिन समाजों तक ये तकनीक देर से पहुंची, वे उपनिवेश बन गए या विदेशी तकनीक पर निर्भर हो गए। डायमंड ये नहीं कहते कि जिन समाजों ने इन तकनीकों को पहले अपनाया वे स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ थे, बल्कि वह ये कहते हैं कि उनके भौगोलिक और पारिस्थितिकीय सौभाग्य ने उन्हें इन तकनीकों तक जल्दी पहुंचने का अवसर दिया। वे सही स्थान पर सही समय पर थे, जहां उन्हें उपजाऊ भूमि, पालतू योग्य पशु, पूर्व पश्चिम फैली अक्षांशीय स्थिरता और बड़ी जनसंख्या मिली। इन सब का संयोग उन्हें आगे ले गया। इसके अलावा जब हम समाजों की जटिलता को देखते हैं, तो एक और कारक सामने आता है। डायमंड बताते हैं कि लिखाई एक ऐसा उपकरण था जिसने शासन, व्यापार, धर्म और जान को व्यवस्थित और संरक्षित किया। जब समाज बड़े होने लगे, तब प्रशासन और संस्मरण की आवश्यकता बढ़ी। लिखाई से शासन ने कर वसूली, जनगणना, युद्ध की रणनीतियां, भूमि का रिकॉर्ड और धार्मिक ग्रंथों को सहेजने की शक्ति प्राप्त की। बिना लिखाई के केवल मौखिक परंपरा पर आधारित समाज लंबे समय तक स्थिर और व्यापक शासन नहीं चला सकते थे। यही कारण है कि मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और माया सभ्यताओं में लिखाई का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। लेकिन अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि उप सहारा अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में, जहां या तो संसाधनों की कमी थी या समाज छोटे और बिखरे हुए थे, वहां लिखाई नहीं पनप सकी। इसका सीधा संबंध उस क्षेत्र की खाद्य उत्पादन क्षमता और सामाजिक संरचना से था। जब लिखाई और इस्पात मिलते हैं, तब समाज न केवल विकसित होता है, बल्कि वह अपनी उपलब्धियों को संजोता है, दूसरे क्षेत्रों में फैलाता है और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ता है। यहाँ डायमंड एक और दिलचस्प बात करते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्था। यूरोप में कई छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। इसका मतलब यह था कि यदि कोई राज्य तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ होता, तो वह या तो अपने पड़ोसी से सीखता या नष्ट हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि नवाचार की गति तेज रही। इसके विपरीत चीन जैसे बड़े केंद्रीकृत राज्य में यदि किसी शासक ने कोई तकनीक रोक दी या अस्वीकार कर दी, तो पूरा देश उससे वंचित रह जाता। उदाहरण के लिए, चीन ने एक समय समुद्री खोजों को बंद कर दिया था। यह निर्णय यदि यूरोप में होता, तो केवल एक राज्य को प्रभावित करता, बाकी राज्य आगे बढ़ते रहते। इसलिए डायमंड तर्क देते हैं कि भूगोल, पारिस्थितिकी और राजनीतिक संगठन
तीनों मिलकर यह तय करते हैं कि कोई समाज कितना उन्नत होगा और कब वह दूसरे समाजों पर वर्चस्व स्थापित करेगा। ये वर्चस्व हमेशा तलवार या बंदूक से नहीं आता, कभी कभी ये बीमारी, लेखन या धातु के रूप में भी आता है। जब मानव समाज कृषि, पशुपालन, धातु और रोग प्रतिरोधकता के आधार पर जटिल सामाजिक ढांचे में बदलने लगे, तो इतिहास ने एक नई दिशा पकड़ ली। इस दिशा में सबसे गहरे बदलावों में से एक था सत्ता का केंद्रीकरण। आरंभिक समाजों में सत्ता बहुत विकेंद्रित हुआ करती थी। गांवों में बुजुर्गों या समुदाय के मुखिया की भूमिका सीमित थी, लेकिन जब कृषि अधिशेष हुआ और समाज आकार में बढ़ने लगे, तब शासन का एक केंद्रीकृत रूप उभरा, राज्य, प्रशासन और सेना के साथ। इस केंद्रीकरण ने न केवल संसाधनों को पुनः वितरित करने की व्यवस्था को संभव बनाया, बल्कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं जैसे सिंचाई, दीवार निर्माण, सड़कें या मंदिर के संचालन को भी संभव बनाया। राज्य का गठन केवल हिंसा के बल पर नहीं हुआ, इसके लिए वैचारिक आधार भी जरूरी था, और यहीं धर्म की भूमिका स्पष्ट होती है। डायमंड बताते हैं कि लगभग हर सभ्यता में जब समाज बड़ा हुआ, तब धर्म सत्ता को वैध ठहराने का एक उपकरण बना। राजा को देवता का प्रतिनिधि या स्वयं ईश्वर के रूप में देखा जाने लगा। धार्मिक ग्रंथों और पुजारियों ने सत्ता को दैवीय आदेश बताया। ये धार्मिक वैधता ही समाज के विभिन्न वर्गों को एक अनुशासनबद्ध व्यवस्था में बांधे रखने का आधार बनी। राज्य और धर्म की ये साठगांठ केवल मनोवैज्ञानिक नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक रूप से भी उपयोगी थी। कर वसूली, जनगणना, कानून व्यवस्था और युद्ध, इन सभी को धार्मिक आस्था के माध्यम से लोगों से मनवाना सरल हो गया। जब जनता को यह विश्वास हो जाए कि राजा की आज्ञा उल्लंघन करना केवल कानून तोड़ना नहीं, बल्कि धर्म का अपमान करना है, तो वह सामाजिक नियंत्रण कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। इस सब के समानांतर तकनीकी नवाचार का प्रवाह तेज होता गया। तकनीक का विकास अकेले किसी महान व्यक्ति की खोज से नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक संरचना, शिक्षा, संसाधनों की उपलब्धता और विचारों के प्रसार पर निर्भर करता है। डायमंड यह दर्शाते हैं कि तकनीक का उद्भव और उसे अपनाने की प्रक्रिया जटिल सामाजिक कारणों से प्रेरित होती है। कोई औजार, जैसे कि हल या चाक, तभी व्यापक रूप से अपनाया जाता है जब समाज के पास उसे बनाने की सामग्री, प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित लोग और उसे सुधारने की सामर्थ्य हो। तकनीक का प्रसार भी भौगोलिक दिशा और राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता था। जैसे हमने पहले भागों में देखा, यूरेशिया की पूर्व पश्चिम दिशा ने कृषि और पशुपालन की तकनीकों को जल्दी फैलने में मदद की। उसी तरह तकनीकी उपकरण और युद्ध की रणनीतियां भी एक क्षेत्र से दूसरे में तेजी से पहुंची। यदि एक राज्य किसी विशेष तकनीक को अस्वीकार करता, तो उसका प्रतिस्पर्धी राज्य उसे अपनाकर आगे बढ़ सकता था। यूरोप में यही हुआ। छोटे छोटे राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा ने नवाचार की गति को कभी धीमा नहीं होने दिया, जबकि चीन जैसे केंद्रीकृत साम्राज्य में किसी एक शासक की नीति पूरे देश को तकनीकी रूप से ठहरा सकती थी। डायमंड ये भी बताते हैं कि जो समाज तकनीक को पहले अपनाते हैं, वे केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि संचार, प्रशासन, कृषि और व्यापार में भी आगे निकल जाते हैं। छपाई की तकनीक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन में इसका आविष्कार सबसे पहले हुआ, लेकिन यूरोप में जब इसे अपनाया गया, तो गुटेनबर्ग की छापा मशीन ने ज्ञान का प्रसार इतना तीव्र किया कि धर्म, विज्ञान, दर्शन और राजनीति सभी क्षेत्रों में क्रांति आ गई। छपाई ने सूचना को केंद्रीकृत ज्ञान भंडारों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। यही नवाचार यूरोप को वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति की ओर ले गया। यहीं पर डायमंड ये महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं कि इतिहास में निर्णायक मोड़ केवल महान व्यक्तियों के कारण नहीं आते, बल्कि वे उन भूगोलिक और सामाजिक संरचनाओं की देन होते हैं जिनमें ये व्यक्ति कार्य करते हैं। न्यूटन हो या डार्विन, उनके विचार तभी सफल हुए जब समाज तकनीकी, बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार था। तकनीक और शासन के इस समन्वय के साथ जब यूरोपीय देश समुद्र के पार उपनिवेश स्थापित करने निकले, तो उनके पास बंदूकें, इस्पात, समुद्री जहाज, रोग प्रतिरोधकता और लेखन की शक्ति थी। इन सब के सम्मिलित प्रभाव ने अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पराजित करने में सहायता की। यूरोपीय देश केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि तकनीकी और जैविक श्रेष्ठता से जीते। डायमंड ये बात विशेष रूप से कहते हैं कि यदि किसी समाज के पास भोजन की अधिशेषता है,
तो वह श्रमिकों और विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है। यही विशेषज्ञ आगे चलकर नवाचार करते हैं, शासन का निर्माण करते हैं, युद्ध की योजनाएं बनाते हैं और समाज को अजिटिल बनाते हैं। जिन समाजों के पास यह अधिशेष नहीं था, वे जीवन की मूल आवश्यकताओं में ही लगे रहते थे और वे तकनीकी या राजनीतिक दृष्टि से उतने विकसित नहीं हो सके। इन सामाजिक ढांचों के अलावा डायमंड ये भी दिखाते हैं कि कुछ तकनीकें और संगठन तब प्रभावी नहीं होती जब तक उनके साथ एक विशेष प्रकार की मानसिकता, संस्कृति और अनुकूल वातावरण न हो। उदाहरण के लिए, एक युद्धक हथियार तब तक निर्णायक नहीं होता जब तक उस समाज में उसके उपयोग की रणनीति, अभ्यास और इच्छा शक्ति न हो। इसी तरह कोई शासन प्रणाली तब तक प्रभावशाली नहीं होती जब तक उसमें विचारशील नौकरशाही, संचार माध्यम और सामाजिक स्वीकार्यता न हो। डायमंड इस भाग में ये निष्कर्ष भी प्रस्तुत करते हैं कि इतिहास की बड़ी असमानताएं केवल आकस्मिक नहीं हैं, वे एक व्यापक प्रणाली का परिणाम है जिसमें भूगोल, पारिस्थितिकी, तकनीक, समाज और संस्कृति सभी मिलकर काम करते हैं। ये प्रणाली एक बार चलती है तो वह स्वयं को गति देती है। एक सफल तकनीक अधिक उत्पादन लाती है, जिससे जनसंख्या बढ़ती है, जिससे अधिशेष आता है, जिससे नवाचार होता है, जिससे शासन जटिल होता है, जिससे फिर और तकनीकी खोजें होती हैं। ये चक्र वही समाज दोहरा पाते हैं जो प्रारंभ में अनुकूल संसाधनों और परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये भाग हमें ये भी समझाता है कि क्यों कुछ सभ्यताएं इतने लंबे समय तक सत्ता में रहीं और क्यों कुछ समाजों ने तकनीकी रूप से विकसित होने में समय लिया। कोई समाज पीछे नहीं था क्योंकि वे कम बुद्धिमान थे, बल्कि क्योंकि उनके पास वह आरंभिक ढांचा ही नहीं था जो नवाचार को पोषित कर सके। इस विस्तृत विश्लेषण के बाद डायमंड हमें यह सोचने को मजबूर करते हैं कि यदि इतिहास को केवल महान पुरुषों की गाथा मानकर पढ़ा जाए तो हम उस वास्तविक और गहरे कारण को नजरअंदाज कर देते हैं जिसने संसार को वैसा बनाया जैसा वह आज है। समाजों की प्रगति या पतन न तो भाग्य का खेल है, न ईश्वर की इच्छा, बल्कि एक जटिल परंतु विश्लेषण योग्य प्रक्रिया है जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। जब हम सभ्यता के विकास की इस गहन यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, तब हम पाते हैं कि जैरेड डायमंड ने सिर्फ अतीत के रहस्यों को ही नहीं खोला है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और मानवता की दिशा को भी स्पर्श किया है। उन्होंने इतिहास को एक जैविक, भूगोलिक और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा। ऐसा इतिहास जिसमें मानव की श्रेष्ठता की परिभाषा उसकी बुद्धि नहीं, बल्कि उसका पर्यावरण, संसाधन और उनसे मिलने वाला अवसर तय करता है। ये निष्कर्ष एक बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण को जन्म देता है। डायमंड कहते हैं कि ये मान लेना कि यूरोपीय देशों ने दुनिया पर शासन इसलिए किया क्योंकि वे किसी तरह जैविक रूप से श्रेष्ठ थे, ये एक गलत और खतरनाक विचार है। इसके पीछे जो सच्चाई छिपी है वह बहुत अधिक जटिल है और बहुत अधिक भौतिक। वह कहते हैं कि इतिहास की असमानताएं शुरू होती हैं खाद्य उत्पादन से। कृषि ही वह आधार थी जिसने जनसंख्या वृद्धि, अधिशेष उत्पादन, स्थायी बस्तियां, तकनीकी नवाचार और सत्ता संरचनाओं को संभव बनाया। लेकिन ये कृषि सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं थी। न्यू गिनी के लोग, जिनके पास कोई पालतू करने योग्य बड़ा जानवर नहीं था, कभी बैल या घोड़े की शक्ति को महसूस नहीं कर सके। वहीं यूरेशिया के लोग इन जानवरों की मदद से खेत जोतते, माल ढोते, युद्ध करते और रोग प्रतिरोधकता विकसित करते गए। डायमंड बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि ये महज सांस्कृतिक अंतर नहीं थे जिन्होंने विकास को निर्धारित किया, बल्कि यह उस धरती की बनावट थी, वह जलवायु थी, वह दिशा थी जिसमें महाद्वीप फैले थे, और वह जैव विविधता थी जिसने मानव समाज के मार्ग तय किए। यूरोप और एशिया का महाद्वीप लंबाई में फैला हुआ था, यानी पूर्व से पश्चिम तक, जिसे फसलें और जानवर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। वहीं अफ्रीका और अमेरिका लंबवत दिशा में फैले थे, उत्तर से दक्षिण, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रसार धीमे, कठिन और सीमित हो गए। इसी भौगोलिक विषमता के चलते कुछ समाजों ने लेखन प्रणाली, धातु विज्ञान, जटिल शासन और स्थायी सैन्य संगठन पहले विकसित किए और शेष समाजों की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त की। जब यूरोपीय नाविक नई दुनिया में पहुंचे तो उनके पास केवल बंदूकें और तलवारें ही नहीं थीं। उनके पास रोग थे जिनसे वे स्वयं तो प्रतिरक्षित थे, लेकिन जिनसे अमेरिकी मूल निवासी लाखों की संख्या में मर गए। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई घेराबंदी नहीं, केवल संक्रमण था, और इस संक्रमण ने सभ्यताओं को मिटा दिया।
इस अंतिम खंड में डायमंड ये गहरा विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे किसी समाज के पास तकनीकी श्रेष्ठता केवल इसलिए नहीं होती क्योंकि वे अधिक सृजनात्मक होते हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उनका समाज ऐसा ढांचा प्रदान करता है जहां तकनीक विकसित हो सकती है और उसे अपनाया जा सकता है। इसमें जनसंख्या का आकार, बाजार का स्वरूप, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और सूचना का प्रसार, ये सभी कारक मिलकर भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए मध्यकालीन चीन ने जहाज निर्माण, छपाई, दार्शनिक चिंतन और सैन्य रणनीति में अद्वितीय ऊंचाइयां प्राप्त की थीं। फिर भी जब मिंग राजवंश के शासकों ने समुद्री अन्वेषण पर प्रतिबंध लगाया तो वह प्रगति ठहर गई। दूसरी ओर यूरोप में किसी एक राजा के निर्णय से संपूर्ण महाद्वीप प्रभावित नहीं होता था। यदि स्पेन में चर्च विज्ञान का दमन करता तो इंग्लैंड या नीदरलैंड में वैज्ञानिक आगे बढ़ सकते थे। ये विकेंद्रीकृत प्रतिस्पर्धा तकनीकी और बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये किसी भी प्रकार की नस्लीय या सांस्कृतिक श्रेष्ठता को खारिज करता है। डायमंड कहते हैं कि यदि न्यू गिनी के लोग एक उपजाऊ महाद्वीप में होते और यूरोपीय लोगों की तरह संसाधनों से संपन्न होते तो संभवतः वही लोग आज दुनिया पर राज कर रहे होते। और यदि यूरोप पशु और अनाज से विहीन किसी द्वीप में स्थित होता तो उनका भाग्य भी वैसा ही होता जैसा ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों का। डायमंड का यह दृष्टिकोण एक तरह से हमारे आत्मसम्मान को झकझोरता है। हम ये मानने के आदी हैं कि हमारे पूर्वज अधिक चतुर, अधिक साहसी, अधिक सभ्य थे। लेकिन जब हम इस पुस्तक के तथ्यों से गुजरते हैं तो समझ में आता है कि वास्तव में वे अधिक भाग्यशाली थे। प्रकृति के साथ उनका सामंजस्य अनुकूल था, संसाधनों की वितरण व्यवस्था पक्ष में थी और समाज की संरचना उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे रही थी। ये विचार केवल ऐतिहासिक नहीं है, इसका असर आज पर भी है। यदि हम ये स्वीकार कर लें कि किसी भी समाज की प्रगति या पिछड़ापन केवल उनकी संस्कृति की बात नहीं बल्कि भूगोल, पारिस्थितिकी और संसाधनों की भी कहानी है, तो शायद हम सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और वैश्विक सत्ता संतुलन को देखने का तरीका बदल सकें। फिर हम विकासशील देशों को अल्प विकसित कहने की बजाय समझ सकेंगे कि वे ऐतिहासिक रूप से किन चुनौतियों से गुजरे हैं। तब हम सफलता को केवल तकनीकी तरक्की या धन संपत्ति से नहीं नापेंगे बल्कि उस संघर्ष से नापेंगे जो इन समाजों ने अपने सीमित संसाधनों में जीवित रहने के लिए किया। डायमंड अंत में यह भी कहते हैं कि जब हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं तब हमें यह समझना चाहिए कि सभी समाजों को समान अवसर देना जरूरी है। यदि तकनीकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास को केवल कुछ ही देशों की बपौती मान लिया जाए तो दुनिया असंतुलन की ओर बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि हम इन ऐतिहासिक असमानताओं की जड़ों को समझें और उनकी भरपाई की कोशिश करें तो हम अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ वैश्विक समाज की रचना कर सकते हैं। ये पुस्तक न केवल इतिहास का पुनर्पाठ है बल्कि ये वर्तमान की आंखें खोलने वाली दृष्टि है और भविष्य के लिए चेतावनी भी। ये मानवता को एक साझा यात्रा में देखने का आग्रह करती है जिसमें कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई हीन नहीं, केवल अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता हुआ एक जीवित, जटिल, जिज्ञासु और अनुकूलनीय प्राणी जिसे हम मानव कहते हैं। अब पूरी पुस्तक की 80,000 शब्दीय व्याख्या हिंदी में पूरी हो चुकी है।